प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी नए इंतज़ामी सूबे या बलदियाती इदारे। इस वक्त डिबेट हो रही है कि क्या जो मौजूद है मुल्क में सिस्टम उसी को बेहतर किया जा सकता है, उसकी गवर्नेंस बेहतर की जा सकती है, क्योंकि एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो तो गुड गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस की है। अगर मज़ीद यूनिट्स बना दिए जाते हैं, उनको जो भी आप नाम दें, यही लोग उन यूनिट्स में भी परफॉर्म करते हैं, तो इनकी कारकर्दगी तो इधर भी ठीक नहीं है, तो वहाँ कैसे ठीक होगी। सो हमें फ़ोकस किस चीज़ पे करना चाहिए, ये सबसे बड़ी डिबेट है। साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हम बात करते हैं, मुस्लिम लीग नून की बात करते हैं, माजी की तारीख बात करें और हालिया तारीख की भी बात करें, तो दोनों सियासी जमातें एक दूसरे को मफादात के लिए, अपने अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करती रहीं, और जहाँ जहाँ उनको मुश्तरका फ़ायदा नज़र आया वो एक चाहे आइन हो या फिर सड़कों पर एहतजाज का मामला हो, दोनों जमातें जो है वो सहारा लेती हैं एक दूसरे का। लेकिन वो परफॉर्मेंस के ऊपर मुत्तफिक नहीं है, और ना परफॉर्मेंस किसी भी सियासी जमात की अगर हम उठा के देखें, इन दो बड़ी जमातों की जब हम बात करते हैं तो वो हमें नज़र नहीं आती। पंजाब दोनों के पास रहा, यानी मुस्लिम लीग नून के पास, और सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 2008 से लेकर अब तक। लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंस हमें नज़र नहीं आई कि एक मिसाली सूबे के तौर पे दोनों में से किसी एक को पेश किया जाए। बेहतर पोजीशन ज़रूर है पंजाब की, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। ये क्या वजह है? और पीपी और नून लीग में तसादम, मफाहमत या जो इंतकामी सियासत है वो किस हद तक आज भी है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहसिन रज़ा खान साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार हैं। हाँ साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। और नसीम अहमद साहब हमारे साथ है, मुमताज़ दानिश्वर और तजियाकार, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने रखेंगे। मोहसिन रज़ा खान साहब, किस तरह देखते हैं जब हम इस सेटअप की बात करते हैं? हमें याद है मिसाके जमहूरियत हुआ और उसके बाद एक नए अज़्म के साथ मुल्क में जमहूरी कल्चर को परवान चढ़ाने की कोशिश की गई, मोहतरमा की शहादत होती है, और उसके बाद आसिफ अली ज़रदारी साहब टेक ओवर करते हैं पूरे सिस्टम को, उधर से नवाज शरीफ साहब मौजूद होते हैं। शुरू में लग रहा था कि शायद बहुत बेहतर होगा, आगे चलकर दोनों सियासी जमातों ने एक दूसरे को इस्तेमाल किया। मेमो गेट हो, हुसैन हक्कानी वाला मामला, उनका इस्तीफ़ा, उसके बाद मुस्लिम लीग नून का हो, चाहे पैनामा बाद में, तो ये एक दूसरे के इल्ज़ामात लगते रहे, चीरने फाड़ने की बातें होती रहीं और होती आ रही हैं। अभी भी हम देख रहे हैं कि दोनों जमातों के दरमियान एक कशीदगी बरकरार है बज़ाहिर, लेकिन बैक एंड पे आप ज़ाहिर सियासी तौर पे दोनों पार्टीज़ को कवर करते रहे। क्या समझते हैं कि ये मुल्की मफाद या इज्तिमाई मफाद की भी बात करते हैं, या सिर्फ अपनी अपनी कुर्सी बचाने की हद तक ही ये लड़ाई है? देखिए, मुल्की मफाद और अवाम के मफाद आज तक कोई बात अभी नहीं। पेट्रोल की कीमतें बढ़नी हो या अवाम की तनख्वाहों में इजाफा हो, तो इससे तो पीपल्स पार्टी ने कभी मुस्लिम लीग नून को आड़े हाथों नहीं लिया, और उन्होंने हमेशा उनके हर कदम की अगर मुखालफत हिमायत नहीं की है तो मुखालफत भी नहीं की। ठीक, इससे लगता है कि वो उनकी नीम रजामंदी बहरहाल तमाम फैसलों में शामिल है। अब आप देखें कि जदों की तनख्वाह में इजाफा हुआ है दिसंबर 2025 से, तो लेकिन आवाम के लिए कोई फायदे की बात नहीं है। आवाम के लिए कोई मनसूबा ऐसा नहीं है जिससे दोनों पार्टियां एक दूसरे से टकरा जाए तो कहें कि आप ये काम करना है या नहीं करना। अलबत्ता ये है कि मिडिल इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खात्मे की पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की, क्योंकि उस सारे प्रोग्राम के इदारे के और उसके निज़ाम पे उसका कब्जा है, और उसको जिस तरह भी इस्तेमाल करना चाहिए सियासी तौर पर भी और इस्लामी तौर पर भी, तो वो उसे इस्तेमाल करने हैं। तो हिफाजती हुकूमत की तरफ से इख्तियार का 700-800 अरब की जो है एक इदारा उनको दिया हुआ है जी। तो हम देखते हैं कि किसी अवामी मफाद के मसले में इनके दरमियान कभी कोई तसादम नहीं हुआ या कोई तर्जियाँ पैदा नहीं। तो मोहसिन रज़ा खान साहब, आप बहुत दोनों की लीडरशिप के करीब रहे, इन सेंस के ज़रा आप कवर करते रहे, इंटरव्यूज़ भी किए आपने, बातचीत भी होती है, ऑफ द रिकॉर्ड भी होती है। आप नहीं समझते कि अभी भी इनके पास वक्त है और माजी की गलतियों से फिर सीखा जाए? जो 2007 में हमें नज़र आया था
کہ میثاق جمہوریت ہوا، محترمہ کو بھی اندازہ ہوا کہ ماضی میں ہم ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہے، نواز شریف صاحب بھی اس چیز سے سیکھے. آج نواز شریف ہمیں بیک اسٹیپ پہ نظر آ رہے ہیں، وہ فرنٹ فوٹ پہ نظر نہیں آ رہے، لیکن اس کے باوجود زرداری صاحب ہو گئے. ان کو نہیں چاہیے کہ ماضی سے سیکھ کر آج کوئی بہتر فیصلہ کریں، کیونکہ کل جو آنے والا کل ہے وہ شاید ان کے لیے اور مشکل پیدا کرے گا، اور یہ اپنی سپیس آہستہ آہستہ خود اپنے ہاتھ سے کسی اور کے پاس کسی اور کے حوالے کر رہے ہیں. دیکھیں، تاریخ کا جبر یہی ہے کہ آپ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، لیکن کبھی تاریخ سے سبق حاصل نہیں کیا جاتا. جو تھا میثاق جمہوریت، اس کے بعد ہی ہم نے دیکھا کہ ڈی کے چھاپے کے بعد جب آصف زرداری سابقہ خطاب تھا، تبھی دونوں جماعتوں میں ترقی پیدا ہوئی، اور آصف زرداری صاحب نے میاں صاحب سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اقتدار میں آتے ہی جگہوں کو جن کو خرید کیا گیا تھا بات کر دیں گے، لیکن انہوں نے پھر اقتدار میں آنے کے بعد اس سے وہ اپنے وعدے سے مکر گئے، اور ان کے درمیان مری میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں یہ کیا ہوا تھا کہ وہ ججوں کو بحال کریں گے، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا. جی تو یہ ہماری سیاست میں کچھ ایسی تلقاتیں ہیں کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سیاستدان جو ہے اپنے مفاد کے لیے اپنے اصولوں کو یا جو بھی اصول ہیں ان کو پامال کر دیتے ہیں، اور پھر بھی وہ جو ہے عوام کے سامنے اپنے سرے لے کر آ جاتے ہیں، انہیں کوئی شرم اور حیا نہیں ہوتی. تو مصعب، اب آپ درست کہہ رہے ہیں، اس زمانے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ وعدے بوربن معاہدہ جو ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا، تو اس کے بعد پھر کچھ ہی عرصے کے بعد مسلم لیگ نون ظاہر حکومت سے باہر آ گئی تھی، پاکستان کے ساتھ پاکستان پارٹی کے ساتھ انہوں نے اتحاد ختم کر دیا تھا. نہیں ہوا تھا، باقاعدہ اس پہ سہن ہوئے تھے مریض کے اندر، وہ معاہدہ مریض طے ہوا تھا جس میں آصف زرداری اور نواز شریف نے سہن کیے تھے، جس کے بعد مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی حکومت کا حصہ بھی بنی تھی. ٹھیک، تو اس میں انہوں نے کہا تھا نا بڑے تاریخی الفاظ کے یہ جو وعدے ہوتے ہیں جو انہوں نے مخصوص انداز میں وہ تو ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن انہوں نے کہا یہ وعدے ہوتے ہیں کون سے کوئی صحیفے ہیں کہ ان سے چینج نہیں ہوا جا سکتا یا مکرا نہیں جا سکتا. تو اس کے بعد ظاہر ہے جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاستدانوں کو یہ زبان نہیں ہے، کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ان کے معاہدوں کا کوئی اپنا معاہدے کر دیتے تھے، بعد میں ان کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں، پھر جب ان کو سوٹ کرتا ہے تو ان معاہدوں کو جاتا تھے، جب سوٹ نہیں کرتا تو معاہدوں کا کوئی خیال نہیں کرتے. یہی ان کے درمیان دیکھتے ہیں. اور اب جب کہ آپ دیکھیں کہ سندھ میں ایک ہم دیکھتے ہیں کہ جو حکومت ہے ان کا بس مقصد اور یہ ہے کہ سندھ کی حد تک ہمیں نہ پوچھا جائے، اور ہم جو بھی یہاں سے سرحد کریں اس کے مالک کو. اور جمہوریت میں اور صوبائی خود مختاری میں یہ بات ہوتا ہے کہ اگر وہ سندھ میں ان کی حکومت ہے تو انہیں اپنے جو ہے فیصلے کرنے میں آزادی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ میں کئی معاملات سے سوال اٹھتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی پیپلز پارٹی کوئی مناسب جواب نہیں دے سکتی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، جاتے جاتے بتائیے گا، آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو ایک نئے یونٹس کی بات ہو رہی ہے بار بار، تو ہے کوئی، یا یہ ایک بس خبر کی حد تک ہی ہے، کوئی ڈائیورٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ نئے یونٹ بننے چاہیے، لیکن ان کو پہلے جو ہے اقتصادی یونٹ بنا کے تجربہ کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ آپ نئے صوبے بنائیں اور آپ کو جو ہے پارٹی کے نام مسائل کا سامنا کرنا پڑے اور آپ پھر دوبارہ جو ہے واپسی کا سفر کریں. اس سے پہلے ضروری ہے. بہت شکریہ جناب مصعب رضا خان صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اور اس میں کوئی شک نہیں، ظاہر ہے ایک سسٹم میں تبدیلی کی ضرورت ہے، نئے صوبوں کی ضرورت ہے، اور اسی حوالے سے ہم خاص طور پہ بات کریں گے کراچی کے حوالے سے. کراچی کے ضلع وسطی میں انسداد دہشت کی دفاع 780 اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت ہوٹل والوں کے خلاف مقدمات کا اندراج کر لیا گیا. ان ہوٹل والوں کا قصور کیا تھا، کس بنا پر اس سیکشن کے تحت مقدمات درج کیے گئے؟ معاملہ تو
हाथापाई और लड़ाई झगड़े का था। अगर तजावज़ात कायम की गई हैं तो इसके लिए सेक्शन 341 मौजूद है। सरकारी ज़मीन पर कब्ज़े का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए था, लेकिन ज़िला बस्ती में होटल वालों के खिलाफ 780A का इस्तेमाल समझ से बालातर है। सेक्शन 3 जोन के बजाय 780A के तहत मुकदमात का इंदराज आज किसी भी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। डिस्ट्रिक्ट सेंटर इंतजामिया को भारी रिश्वत के एवज असलहा लाइसेंस के इजरा के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। टाउन इंतजामिया के मुलाजमीन और KMC मुलाजमीन जो ठेलों पठारों से बत्ताखोरी करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कचरे के अंबार हैं, शहरी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के रिहायशी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, उनको पानी क्यों फराहम नहीं किया जाता? शहरी हज़ारों रुपए के बस पानी ख़रीदने पर मजबूर हैं। कराची में आए रोज़ रिपोर्ट होते हैं कि मुख्तलिफ महकमों की जानिब से बत्ताखोरी के वाक़यात, थानों के बीटर्स ठेले वालों होटल वालों से पैसे बटोर रहे हैं, और यही काली भेड़ें तजावज़ात के क़याम का माहौल फराहम करती हैं। इन काली भेड़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? क्या इन इक़दामात से कारोबारी अफराद में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा नहीं होगा? डिप्टी कमिश्नर ज़िला बस्ती ताहा सलीम क्या कर रहे हैं? इन्हीं होटल वालों से मुख्तलिफ महकमे के MC टाउन और इंसदाद तजावज़ात का महकमा, पुलिस और असिस्टेंट कमिश्नर के रीडर जो डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में तैनात होते हैं, मुबैना तौर पर माहाना भत्ता वसूलियाँ करते हैं और इन्हीं होटलों के इमलाक को नुकसान पहुँचाया जाता है। रिश्वत खोरी को ख़त्म करने के बजाय गरीब अवाम और मेहनत कशों पर ही मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, जिससे अवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ता जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट बस्ती में डिप्टी कमिश्नर साहब ने तजावज़ात के ख़ात्मे से पहले रिश्वत का ख़ात्मा किया? ये सबसे अहम सवाल है। क्या डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम ने असिस्टेंट कमिश्नर के रीडर को मुअत्तल किया या गिरफ़्तार करवाया जो मुबैना तौर पर रिश्वत सतानी में मुलव्विस हैं? क्या डिप्टी कमिश्नर जो है वो इस हवाले से इक़दाम करेंगे, नहीं करेंगे? ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और जब हम बात करते हैं इस पूरे सिस्टम की और डेवलपमेंट्स की, तो ज़ाहिर है जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी बेहतर करना होगा, परफॉर्मेंस बेहतर करनी होगी। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और आप फ्रंट की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।